वेलकम टू द R1 एकेडमी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सर्जिकल मेथड्स देखा था कंट्रासेप्शन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। नेक्स्ट चीज जो आती है हम लोगों की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है क्या कि अगर इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ फीटस, जो कि फुल टर्म का नहीं होगा अभी, है ना, विच इज नॉट ऑफ फुल टर्म, या कहें कि बिफोर फुल टर्म। फुल टर्म यानी कि पूरी तरीके से डेवलप होने से पहले अगर इंटेंशनली या वॉलंटरली टर्मिनेट कर दिया जाता है एम्ब्रियो को, तो उसको बोलते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड एबॉर्शन। पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 मिलियन MTP पर ईयर होते हैं। ठीक है, इंडिया में इसको 1971 में लीगलाइज किया गया। MTP सेफ कब तक होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में MTP सेफ है। आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर आप MTP के लिए प्रोसीड करते हैं तो वो खतरनाक हो सकता है फॉर द मदर, रिस्की हो सकता है। तो MTP कराते क्यों है, MTP की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जानना आपको। MTP फर्स्ट चीज क्या होता है कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ना, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि किसी तरह का बर्थ कंट्रोल डिवाइस या कंट्रासेप्टिव डिवाइस अगर यूज नहीं किया गया है और अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस वक्त MTP किया जा सकता है। सेकेंड चीज क्या हो सकती है कि फेल्योर ऑफ कंट्रासेप्टिव डिवाइस फेल हो जाए और एक अनवांटेड प्रेगनेंसी मिल जाए, तब कर सकते हैं। या थर्ड केस हो सकता है कि फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि रेप जैसे केसेस में। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से MTP को अडॉप्ट किया जाता है। इसके अलावा एक और कारण क्या हो सकता है, MTP तब भी जरूरी हो जाता है अगर प्रेगनेंसी किसी वजह से मदर के लिए फेटल है ना, हार्मफुल है, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मली एक फीटस जो इवॉल्व हो रहा है वो कहाँ पे है, वो यूटेरस के अंदर इवॉल्व होता है। कभी कभी बहुत ऐसे केसेस कम ही मिलते हैं देखने को जिसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो जाती है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होने के बाद एक मूव नहीं किया, वहां से फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो मूव करके यूटेरस में नहीं डिसेंड हुआ, वहीं पे डेवलप करने लगा। फैलोपियन ट्यूब में वो एम्ब्रियो और फीटल डेवलपमेंट जो स्टेज है, ग्रोथ की स्टेज है, उस स्टेज में पहुंचना शुरू कर दे, तो ऐसी कंडीशंस इमरजेंसी होती है ना, ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जहाँ पे तुरंत ही उसको सर्जिकली ट्रीट करना जरूरी होता है, अदरवाइज इट कैन बी फेटल टू द मदर और फीटस तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, है ना। तो ऐसी कंडीशंस में MTP जरूरी होता है। तो अब अदरवाइज देखा जाए MTP अपने कंट्री में, ना सिर्फ अपने कंट्री में बल्कि बहुत जगहों पे हुआ है ये कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो ये मेथड है या जो इवॉल्व हुई है, जो साइंस है इस तरीके से, इसका यूज ज्यादातर फीमेल फिटिसाइड में किया गया, है ना, जिसकी वजह से एम्ब्रियो का जांच कराना कि मेल है या फीमेल है, इस पे बैन किया गया। प्लस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है ये बहुत ही लीगलाइज्ड वे में होता है, मतलब जिस सेंटर पे, जहाँ जिन सेंटर्स पे होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे भी, वहाँ पे पूरी टीम होती है इसको चेक करने के लिए कि क्या जरूरी है करना MTP, ये मैंडेटरी है कि नहीं है। अगर ये मैंडेटरी कंडीशन होगी तभी होता है, जब अदरवाइज ज्यादातर कंडीशन में क्या किया जाता है, चोरी छिपे ये सारे काम, है ना, पैसे दे के इधर उधर लोग कराते हैं, और ये एक खतरनाक प्रैक्टिस है ना, इट कैन बी लिथल, इट कैन बी सीवियरली हार्मफुल टू द फीमेल, दैट वुड बी मदर जो होगी, उसके लिए काफी खतरनाक कंडीशन हो सकती है। तो इन चीजों से बचना चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या इनको वेनेरियल डिजीज भी बोलते हैं, ऐसे इन्फेक्शंस या ऐसी डिजीजेज जो यूजुअली सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। अब ऐसी बात नहीं कि सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही ट्रांसमिट होंगे, है ना, इसके और भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन होंगे जिसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो क्या क्या, बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाने हम लोग को, एनसीईआरटी में कुछ डिजीज के बारे में दे रखा है जिसको हम लोग बस आपको ध्यान में रखना है कि क्या होती है। बाकी आने वाले जो नेक्स्ट चैप्टर्स है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें हम लोग इसके बारे में कुछ चीजें और पढ़ेंगे कि जैसे HIV के बारे में डिटेल्स वहां पे देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ डिजीज जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है, क्लेमाइडियासिस है, ये बैक्टीरियल डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती हैं। गोनोरिया जो होता है निसेरिया गोनोरी, सिफिलिस और
गोनोरिया, ये दोनों ही एक समय खतरनाक कंडीशंस, गोनोरिया तो नहीं लेकिन सिफिलिस एक बहुत ही खतरनाक डिजीज में आती थी जो अब इजिली क्यूरेबल है ना। ट्रिपोनेमा पैलिडम से होता है, क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया स्पीशीज का ग्रुप का बैक्टीरिया है। तो ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज हैं। ऐसे और भी बैक्टीरियल डिजीज हैं जो आसानी से क्यूरेबल हैं। बात करें वायरल डिजीज की तो इसमें जेनेटल हर्पीज, जेनेटल वार्ड्स और HIV, इसके अलावा वो हेपेटाइटिस बी, वो भी आ जाएगा इसी में, हेपेटाइटिस। तो ये वायरल इन्फेक्शन से इनको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, जिसमें HIV और हेपेटाइटिस तो बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, तो जेनेटल हर्पीज, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट या टू, दोनों में से कोई हो सकता है। जेनेटल वार्ड्स जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसकी वजह से होता है। एक प्रोटोजोन डिजीज है, प्रोटोजोआ है, जिसका इन्फेक्शन हो जाता है फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ये हो सकता है। तो ये प्रोटोजोन डिजीज है। ये कुछ डिजीज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती हैं। अब इसमें से हेपेटाइटिस और वायरल इन्फेक्शंस, जितने भी वायरल इन्फेक्शन उनको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल है बाकियों की तुलना में, लेकिन इसमें HIV और हेपेटाइटिस भी, ये खतरनाक डिजीज है। ठीक है, स्पेशली HIV के बारे में आप लोग जानते ही हैं, गवर्नमेंट काफी ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती रहती है अक्सर, है ना। तो HIV कैसे स्प्रेड हो सकता है? शेयरिंग बाय द नीडल्स। जैसे जो होता है ना ड्रग एडिक्ट्स, कुछ ड्रग एडिक्ट्स एक जगह इकट्ठा हुए हैं और ड्रग्स लेने के लिए उनके पास अगर एक ही सिरिंज है तो वो इतना वेट नहीं कर पाएंगे कि एक बंदा जाए और नई सिरिंज खरीद के लाए, जो है उसी से सब के सब यूज कर लेंगे। खतरनाक है ना, स्प्रेड हो सकता है। अगर किसी कोई मान लो एक इन्फेक्टेड होगा तो वो सबको इन्फेक्ट कर देगा। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स पे या कहीं पे भी जहां पे भी हम लोग इंजेक्शंस का यूज करते हैं, जैसे बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ है, किसी को चोट लगी इंजेक्शन लेना है, हर जगह हम लोग डिस्पोजेबल सिरिंज यूज करते हैं। यूज किया एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, और निडल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि वो किसी और की बॉडी में पेनिट्रेट ना पाए या कोई एक्सीडेंटली भी उसको अपनी बॉडी में इंसर्ट ना कर पाए। तो किस लिए? ताकि इस तरीके की डिजीज के ट्रांसमिशन को प्रोटेक्ट किया जा सके, रोका जा सके ये इनको। ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोक्लेव करते हैं हम लोग। किसी भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के पहले उसको ऑटोक्लेव करते हैं, मतलब उसको क्लीन किया जाता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वेपर से क्लीन किया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में लापरवाही हो, वैसे तो ये सीधा सीधा केस है नेग्लिजेंस से लापरवाही का, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी होता है तो उसको प्रॉपरली चेक किया जाता है किसी भी तरीके के इन्फेक्शंस के लिए, किसी भी तरीके के टॉक्सिन्स के लिए। ठीक है, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, एक इन्फेक्टेड मदर से उसके फीटस को ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि HIV वायरस जो है ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो मदर से फीटस में जा सकता है। आल्दो हम लोगों के पास इस वक्त बहुत सारे एंटीवायरल थेरेपीज या एंटीवायरल ड्रग्स हैं जिससे हम लोग इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके ना जाए बेबी में। एक HIV पॉजिटिव मदर एक हेल्दी बेबी को बर्थ दे सकती है, लेकिन ऐसे केसेस में यूजुअली वैजाइनल डिलीवरीज नहीं कराते हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराते हैं, हम लोग यूज करते हैं सर्जिकल डिलीवरीज। क्योंकि ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी जब बच्चा बर्थ कैनाल से पास करेगा तो वेजाइनल फ्लूइड जो है उसमें HIV वायरस होंगे, और वो वायरस बेबी के जो आई की कंजंक्टिवा है, नेजल म्यूकोसा है या ओरल म्यूकोसा है, इसके थ्रू बॉडी में, बेबी की बॉडी में एंटर कर सकते हैं और वो इन्फेक्ट हो सकता है। तो इस कंडीशन में उसको नॉर्मल डिलीवरी ना करके हम लोग सर्जिकल डिलीवरी करके निकालते हैं ताकि बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाए। प्लस यहां पे लिखा नहीं है, ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी HIV का इन्फेक्शन मदर से, इन्फेक्टेड मदर से हेल्दी चाइल्ड के अंदर जाके उसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो ऐसी मदर्स जो HIV इन्फेक्टेड होती हैं और उनका बेबी नॉर्मल होता है, उनको एडवाइस किया जाता है कि वो बच्चे को दूध न पिलाएं। ठीक है, क्योंकि वो इन्फेक्ट कर सकती हैं अपने बच्चे को इस तरीके से। इसके अलावा ब्लेड्स, सर्जिकल ब्लेड्स, आप बाल कटाने के लिए गए हैं, किसी ने शेव किया, HIV पॉजिटिव है, स्किन पे कट लगा, उसका ब्लड उस ब्लेड पे लगा और उसी ब्लेड से आपकी शेव बना दी गई और आपकी स्किन भी कहीं बाई चांस कटी और ब्लड मिक्स हुआ, ट्रांसफ्यूजन हो गया, वायरस इन्फेक्टेड पर्सन से निकल के हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर कर गया और इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया। ठीक है, तो एसाइटीज, सेक्सुअली इन्फेक्टेड जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, STIs हैं,
इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही स्प्रेड हो रही है ना। लॉट्स ऑफ तरीके हैं जिससे वो स्प्रेड कर सकती हैं एक डिजीज पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर। ठीक है, आगे चल रहे हैं। तो एक्सेप्ट फॉर वायरल इन्फेक्शंस, अदर जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, प्रोटोजोन इन्फेक्शन है, या कोई भी अदर पैथोजन है जो हम लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं, इजिली क्यूरेबल है ना, इजिली क्यूरेबल है एक्सेप्ट टू द वायरल इन्फेक्शन। तो इसमें भी स्पेशली बात किया जाए अगर HIV और हेपेटाइटिस की, इनको ट्रीट करना काफी मुश्किल काम है। अभी तक हम लोगों के पास प्रॉपर मेडिसिन नहीं है। सिम्टम क्या होते हैं इनमें? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में सिम्टम्स क्या आते हैं? बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स शुरू में होते हैं, है ना। माइनर सिम्टम्स होते हैं जैसे जेनिटल ऑर्गन्स में इचिंग होना, फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाना, स्लाइट पेन और बहुत ही माइल्ड स्वेलिंग होती है। तो होता क्या ना, सिम्टम बहुत माइल्ड है तो आदमी लापरवाह हो जाता है, केयर नहीं करता है, उसको लगता है ठीक है थोड़ा मोड़ा दिक्कत है, सही हो जाएगा कुछ टाइम में, है ना। और इन्फेक्टेड फीमेल्स यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होती हैं। जब एसिम्प्टोमेटिक होती हैं तो उनमें डिटेक्ट भी नहीं होता किस तरीके का इन्फेक्शन हो गया। और HIV के केस में अगर देखा जाए तो फ्यू वीक्स अगर छोड़ दिया जाए, 3-4 हफ्ते बाद, मतलब HIV का जो सेकेंड स्टेज होता है ना, हम लोग अगले उसमें पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज वाले चैप्टर में HIV के स्टेजेस कैसे इन्फेक्शन होता है। तो इनिशियल इन्फेक्शन में तो सिम्टम आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सिम्टम सबसाइड कर जाते हैं, तो पेशेंट को ये लगता है ना कि चलो प्रॉब्लम ठीक हो गई, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम वो स्प्रेड कर सकता है, क्योंकि पैथोजन उसके बॉडी के अंदर है ना। बॉडी के अंदर पैथोजन है, वो ग्रो कर रहा है, और ग्रो कर रहा है, अपनी नंबर इंक्रीज कर रहा है, और ड्यूरिंग द मीन टाइम वो पेशेंट जो है वो सोसाइटी में स्प्रेड कर सकता है इन्फेक्शंस को बाय द मल्टीपल मेथड्स, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये माइल्ड सिम्टम की वजह से डिटेक्ट नहीं हो पाता है आसानी से, और कई बार जब तक डिटेक्ट होता है तब तक कंडीशंस वर्सन हो चुकी थी इतनी कि पेशेंट्स को बचाना मुश्किल हो जाता है, या उनकी लाइफ स्पैन को हम लोग ज्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? एलाइजा टेक्निक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट से इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये दो के अलावा और भी टेक्निक्स हैं, जैसे कि चलिए हम लोग उसमें बात करेंगे जब हम उस चैप्टर की बात करेंगे, है ना, हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले में। क्योंकि एलाइजा जो है ना, ये फास्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे देता है। कई बार एलाइजा में पॉजिटिव आ जाता है कि HIV पॉजिटिव है, लेकिन पेशेंट एक्चुअली में पॉजिटिव नहीं हो पाता होता है, तो इसलिए PCR ज्यादा जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, इसके अलावा मतलब जैसे CD4 सेल्स होती हैं, उनका CD4 काउंट, TLC काउंट, कई सारे तरीके हैं जिसको हम लोग आगे चल के डिटेल में देखेंगे कि कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं इन चीजों को। फेल्योर क्यों होता है डिटेक्शन में? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट में फेल्योर देखा जाता है। क्यों? दो बड़ी मेजर रीजन है। पहला चीज तो हो जाता है सोशल स्टिग्मा, या ये कह लें कि फर्स्ट आप लेंगे क्या कि एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स। सिम्टम या तो है ही नहीं, जैसे कि फीमेल्स में बात हुई कि एसिम्टोमेटिक हो सकती है, तो जब सिम्टम ही नहीं आएंगे फिर ट्रीटमेंट काहे का होगा, है ना। दूसरा, सिम्टम्स लेस सिग्निफिकेंट है। आदमी तभी जाता है डॉक्टर के पास ना जब प्रॉब्लम ज्यादा होती है उसको, या तो वो डर गया हो भाई क्या हुआ है पता नहीं क्या है, कुछ हो गया तो क्या होगा, या फिर उसको इतना पेन हो रहा हो कि या इतनी प्रॉब्लम हो रही कि वो उसके टॉलरेंस से बाहर हो और उसको टॉलरेट नहीं कर सकता, तभी जाता है डॉक्टर के पास, और ना कौन जाता है ना। दूसरी चीज आती है सोशल स्टिग्मा। ये सब होने के बाद भी सोशल स्टिग्मा, मतलब लोग क्या कहेंगे कि क्या हो गया, कैसे हो गया, है ना, ऐसी बीमारी हो गई, सो कॉल्ड, इस तरह की चीजें। तो इस वजह से लोग अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता है। जब डिटेक्शन नहीं होगा तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? फीमेल्स में स्पेशली देखा जाए तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, एबॉर्शन या स्टिल बर्थ, है ना, बच्चा डेड पैदा हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी में अकर, है ना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अकर, और इनफर्टिलिटी हो सकती है। कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसमें सर्विक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, सर्विक्स का कैंसर, इस तरीके की चीजें। ये इंसिडेंस किसमें ज्यादा, कौन ज्यादा प्रोन है इनके लिए, एसआईटीज के लिए? अगर हम लोग देखें, होने को तो किसी में भी हो सकता है, जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है उसको चांसेस हैं, अगर भाई उसके मल्टीपल पार्टनर्स हैं उसमें, या फिर बहुत सारे मोड ऑफ इन्फेक्शन है, कोई भी मोड जिसके लिए वो
सुटेबल इस तरीके से यूज कर रहा है गलत तरीके से, वो इन्फेक्ट हो सकता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी किस में होती है? प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है 15 से 24 साल की एज में ना, क्योंकि ये एज हार्मोनल ज्यादा एक्टिव होता है पर्सन, तो इस समय चांसेस ज्यादा होते हैं इस तरीके के इन्फेक्शन होने के। एसआईटी को कैसे प्रिवेंट किया जाए? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को, एसटीआईज को एसआईटी बोलती है। एसटीआईज को कैसे प्रिवेंट किया जाए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अवॉइड करो सेक्स विद अननोन पर्संस और मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए। और यूज ऑफ कंडोम्स, है ना, प्रोटेक्शन जरूरी है ताकि इस तरीके के इन्फेक्शन स्प्रेड ना होने पाए। और अगर कोई इन्फेक्ट हो ही गया है तो एटलीस्ट कोशिश करी जाए कि किसी क्वालिफाइड पर्सन के पास आप पहुंचे और अर्ली डिटेक्शन के साथ अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, ताकि क्योर के चांसेस बेटर हो। और अगर क्योर नहीं हो सकता तो एटलीस्ट लाइफ स्पैन इजी हो, लॉन्ग हो पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। बात आएगी क्या? इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी को होता क्या है? इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है कि कोई पर्सन अगर कई बार, है ना, कई लंबे समय तक अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज है, उसके बावजूद कंसीव नहीं हो पा रहा है, कंसेप्शन नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वो दैट इज द केस ऑफ इनफर्टिलिटी। ठीक है, फेल्योर टू कंसीव विद इन 1 or more years of continuous unprotected coitus is known as infertility। ठीक है, अब इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जो फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है ना, कुछ स्ट्रेस की वजह से हो सकता है ना, ड्रग्स की वजह से हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी किसी को हो सकती है। वंस अपॉन अ टाइम हो सकता है आज भी कुछ लोग ऐसा सोचते हो कि इनफर्टिलिटी के लिए फीमेल को ज्यादा ब्लेम किया जाता था ना, लेकिन जब इन चीजों के बारे में पता चला कि नहीं भाई, फर्टिलिटी तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं, तो स्ट्रेस तो किसी को भी हो सकता है ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, फिर है ना, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम, जेनेटिक डिजीज कोई, है ना, कोई कंजेनाइटल डिजीज किसी को हो सकती है, उसका मेल फीमेल से क्या रिलेशन है ना। स्पेशल इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स आप अगर अपने आसपास देखें, जिस भी शहर में आप रहते हैं, आपको ढेर सारे आईवीएफ सेंटर्स और इस तरीके के टेस्टिव बेबी सेंटर्स देखने को मिलेंगे, है ना। ये एक्चुअली क्या है? स्पेशल इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं जहां पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है थ्रू मेडिकेशंस, थ्रू काउंसलिंग, है ना। अगर हो गया रिजॉल्व, वेल एंड बेस्ट है, सबसे अच्छा। अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं ऐसी कंडीशन में। क्या क्या है इसमें? आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, गिफ्ट, आईसीएसआई, इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको यूटिलाइज करते हैं हम लोग इनफर्टिलिटी को रिमूव करने के लिए या इनफर्टिलिटी से कोप अप करने के लिए, उससे बचने के लिए। क्या है ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी? इसके बारे में देखा जाए, फर्स्ट बात करते हैं हम लोग आईवीएफ टेक्निक की, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बहुत सुना होगा आपने, है ना, देखा होगा जगह जगह आईवीएफ क्लिनिक्स कई सारी हैं, जो सुल्तानपुर में भी खुल चुकी हैं बहुत सारी, बहुत जगहों पे हैं। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं इसी को। एक्चुअली करते क्या है इसमें? देखो, अब हो क्या है, एक फीमेल जो है कंसीव नहीं कर पा रही है, शादी के मालूम मैरिज हुई है, लंबा समय हो गया, 5 साल 6 साल 7 साल, और कंसेप्शन नहीं हो रहा है। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, है ना। हो सकता है एग नहीं बन रहा हो, या एग बन रहा हो उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी हो, वो फर्टिलाइज होने के बाद सर्वाइव ना कर पा रहा हो। हस्बैंड जो है, यानी जो मेल पार्टनर जो है, उसका स्पर्म काउंट लो हो, उसका स्पर्म की क्वालिटी, मोबिलिटी पुअर हो, उस वजह से नहीं हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है ना। फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है लेकिन जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है या एग है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा यूट्रस के अंदर, यूट्रस इज नॉट कैपेबल टू होल्ड दैट फर्टिलाइज्ड एग। नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से या जिससे बचने के लिए हम लोग आईवीएफ टेक्निक का यूज कर सकते हैं। आईवीएफ में करते क्या है, जो फीमेल है यानी कि वाइफ है, उसका या किसी फीमेल डोनर से एक एग लिया, ठीक,
हस्बैंड या मेल डोनर का स्पर्म ले लिया। अब बात है ना कि अगर स्पर्म नहीं है इस कैपेबल, है ना, पुअर क्वालिटी है, उसकी मोबिलिटी अच्छी नहीं है, उसका काउंट कम है या उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी है, तो फिर वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए डोनर यूज कर लेते हैं हम लोग ऐसी कंडीशन में। लिया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, फीमेल के बॉडी के बाहर यानी फैलोपियन ट्यूब में न करा के एक आर्टिफिशियल मीडियम में इस चीज को कैरी आउट करते हैं। फर्टिलाइज कराया, बना एक जाइगोट, उस जाइगोट को ग्रो करने देते हैं ना अर्ली एम्ब्रियो के स्टेज तक, यानी 8 सेल ना जो ब्लास्टोमियर 8 ब्लास्टोमियर बनेंगे उस लेवल तक आने देते हैं। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि एक जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है और वो 8 जब डिवीजन करता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, डिवाइडिंग जो सेल्स बन रहे हैं उसको बोलते हैं कि ब्लास्टोमियर्स बन रहा है ना। जब तक वो 8 ब्लास्टोमियर्स नहीं बन जाते हैं तब तक उसको इवॉल्व होने देते हैं। जब वो 8 ब्लास्टोमियर या फिर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, है ना, 8 या 8 से अधिक ब्लास्टोमियर्स की स्टेज में पहुंच चुका होता है, तब उसको क्या करते हैं, अब फीमेल यानी कि जो वुड बी मदर है उसकी बॉडी में इंप्लांट कर देते हैं। कैसे करते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, है ना, बोलते हैं क्या, जिफ्ट, जिसमें करते क्या है, उस अर्ली एम्ब्रियो जो 8 सेल स्टेज का एम्ब्रियो है उसको हम लोग क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, और फिर नेचुरल ग्रोथ उसकी होती है। जैसा कि नॉर्मली अगर फर्टिलाइज होता है एम्ब्रियो तो ग्रो करता है। अब उसके बाद कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। हाँ, मेडिसिनल सपोर्ट दिया जाता है ऊपर से, कुछ मेडिसिन कंटिन्यूअस चलती रहती हैं ना, स्टेरॉइडल मेडिसिन से, जैसे भी हो डॉक्टर का चॉइस है कि वो किस तरीके से उसको मेंटेन करके रखना चाहता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर 8 सेल से ज्यादा बड़ा हो चुका है एम्ब्रियो, है ना, मोर देन 8 सेल्स या ब्लास्टोमियर्स बन चुके हैं, तो फिर उसको सीधे यूटेरस में इंप्लांट कर देते हैं। ठीक, तो ये तरीका क्या कहलाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है ये। ठीक है, तो एम्ब्रियो फ्रॉम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैन आल्सो यूज्ड बाय जिफ्ट एंड आईयूटी। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर एंड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो ये बात क्या हो गई कि ये वाला जो हम बात कर रहे हैं क्या, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से हो रहा है। ठीक है ना, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से हो रहा है। ये काम इन विवो फर्टिलाइजेशन करा के भी किया जा सकता है। ठीक है, इन विवो फर्टिलाइजेशन करा के भी भाई वो एक को निकाल के फिर उसको इम्प्लांट कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये पहली टेक्निक हुई आईवीएफ टेक्निक, जो कि बहुत कॉमन है। आप अपने जिस भी सिटी में आप रहते हो आप वहां पर इस चीज को देख सकते हैं आसानी से, जगह जगह पे इसके लिए सेंटर्स खुले हुए हैं आजकल। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक आती है हम लोगों की गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, है ना। यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे गैमीट को ही फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ठीक है, करते कैसे हैं, मेल का स्पर्म लिया, फीमेल का एग लिया। अब ये देखो, अनफर्टिलाइज सेकेंडरी oocyte जो है ये डोनर का हो सकता है, यूजुअली डोनर का होगा। अगर फीमेल का बन रहा होता तो लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने आप ही वहां पहुंचेगा। या हो सकता है मान लो बन रहा इन्फिंडिबुलम के अंदर से ट्रैप करके वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पा रहा है ना, एम्पुला तक, तो क्या करेंगे, एग को ले लेंगे वहां से सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हो रहा है और उसको एम्पुला में हम लोग इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं और वहां पे नेचुरली फर्टिलाइजेशन हो जाता है दोनों का, दोनों मेल और फीमेल गैमेट नेचुरली फर्टिलाइज हो जाते हैं। बोलते क्या, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विवो फर्टिलाइजेशन हुआ, बन गया जाइगोट, और फिर जाइगोट अपना नेचुरल कोर्स जो है उसको फॉलो करेगा। ठीक है, अब उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं आता है। ठीक, तो ये कहलाता है क्या, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। हमने गैमीट को ट्रांसफर किया, इसके पहले वाला था जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट, और ये है गिफ्ट। ठीक, अब ये टेक्निक है। इसके बाद एक टेक्निक आती है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सपोज करो ये सब कोई नहीं काम कर पा, फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है स्पर्म, है ना, हमने ट्राई किया, ये मेथड ट्राई किया, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। इन आईवीएफ को ट्राई किया, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है ज़ोना पेलोसाइडा को, कोरोना रेडिएटा ज़ोना पेलोसाइडा को पेनिट्रेट करके स्पर्म अंदर एंटर ही नहीं कर पा रहा है। जब नहीं कर पाएगा तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, फर्टिलाइज ही नहीं होगा तो आप कैसे कर पाएंगे। इसमें क्या करते हैं, इससे बचने के लिए ऐसी कोई कंडीशन है तो क्या करते हैं, तब यूज करते हैं आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। करते क्या है, एक माइक्रो पिपेट, एक पतली सी पिपेट इंजेक्शन टाइप की चीज है, उसको लेते हैं, उसमें एक सिंगल स्पर्म होल्ड करते हैं और उस स्पर्म को सीधे इंसर्ट कर देते हैं सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में।
ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये दिख रहा हो तो क्लियर, बड़ा कर देते हैं इसको थोड़ा सा, दिख रहा है? हाँ, ये माइक्रोपिपेट है जिससे एक सिंगल स्पर्म को हम लोग इंसर्ट कर दे रहे हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म, सेकेंडरी साइट का, जिसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ ये स्पर्म में से क्या होगा, जो मेल न्यूक्लियस प्रोन्यूक्लियस है वो फीमेल को फ्यूज करेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइक्रोपिपेट जो है ना, जोना पेरिसाइडे को पेनिट्रेट करके अंदर डाल दिया और सीधे सीधे अंदर इंजेक्ट कर दिया इंजेक्शन को। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है क्या, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक, सॉरी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस। अब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस देने के बाद अब फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, अब इस फर्टिलाइज्ड एग को, जो फर्टिलाइज्ड एग है, इसको या तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर या तो इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर मेथड से वापस फीमेल की यूट्रस के अंदर इंप्लांट करना होगा, है ना। ये तो काम तो बाहर हो रहा है ना, ये तो एक तरीके से इनविट्रो हो रहा है, इनविट्रो फर्टिलाइज कर रहे हैं हम लोग, एक डिवाइस, मतलब एक सोफिस्टिकेटेड मशीनरी के थ्रू हो रहा है ये सारा काम, है ना। तो जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइज होने के बाद इसको फिर वही काम करेंगे, 8 सेल की स्टेज तक ग्रो करने देंगे। जब ये ग्रो कर जाएगा 8 या मोर देन 8 सेल स्टेज तक, फिर उसको या तो फैलोपियन ट्यूब में या तो यूटेरस के अंदर इम्प्लांट कर देंगे। ठीक है, और फिर नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चलेगा, जैसे एम्ब्रियो नॉर्मली डेवलप होता है, इवॉल्व होता है, उस तरीके से ये इवॉल्व होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक टेक्निक आती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होता है फर्स्ट मेथड यूज किया जाता है ना, जब किसी का इनफर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम होती है तो शुरुआत इसी से करते हैं कि पहले आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके देखा जाता है कि काम बन जाए। ये कब यूज करते हैं ना, इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज करने का पर्पस क्या होता है कि एक क्या होता है कि मेल इज अनेबल टू इंसेमिनेट फीमेल, मेल इंसेमिनेट करने में अनेबल है, नहीं कर पा रहा है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मल्टीपल तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से मेल जो है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल को। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मेल में स्पर्म काउंट लो हो, लो स्पर्म काउंट, ठीक है, पुअर स्पर्म मोबिलिटी, स्पर्म मोबिलिटी पुअर हो, ये रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से स्पर्म जो है इस कैपेबल नहीं है कि वो एग को नॉर्मली फर्टिलाइज कर पाए। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, दो काम किया जा सकता है कि स्पर्म लिया, अब अगर स्पर्म की बढ़िया क्वालिटी है तो वो हस्बैंड का ही हो जाएगा, अगर वो स्पर्म इस लायक नहीं है कि वो फर्टिलाइज कर पाएगा एग को, तो उस कंडीशन में हम लोग डोनर को यूज कर लेते हैं। एक डोनर या जो मेल हस्बैंड होगा उसका स्पर्म लिया और उस स्पर्म को डायरेक्ट यूटेरस के अंदर इंसेमिनेट कर देते ना, निडल के थ्रू, है ना, एक लॉन्ग निडल के थ्रू उसको डायरेक्ट यूटेरस के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, थ्रू वेजाइना, है ना, थ्रू वेजाइना उसको यूटेरस के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। बोलते क्या है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। या फिर क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं क्या कि वेजाइना या सर्विक्स में रिलीज कर दिया जाता है, बोलते हैं कि इंट्रा वेजाइनल या इंट्रा सर्वाइकल इंसेमिनेशन। फिर वेट करते हैं, है ना, वेट एंड वॉच, फर्टिलाइज हो गया, वेल एंड गुड, नहीं हुआ आगे टेक्निक्स हैं उसमें जाइए, है ना। तो ये हुआ कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये जितने भी मेथड्स हम लोगों ने पढ़े हैं, इन सब मेथड्स में सब एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे बहुत ही स्किल्ड ना, हाईली स्किल्ड पर्संस की जरूरत होती है। एक मेडिकल टीम चाहिए, एक डॉक्टर चाहिए, एक मेडिकल सुपरवाइज एक टीम चाहिए जो हाईली स्किल्ड हो, और सिर्फ स्किल से काम नहीं चलेगा, उनके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए। और ये इक्विपमेंट्स कैसे होते हैं, हाईली एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स होते हैं। तो ये ट्रीटमेंट जो है, ये आर्टिफिशियल टेक्निक्स जो हैं, आर्टिफिशियल टेक्निक जो है हम लोग की फर्टिलाइजेशन की, ये कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है अभी भी, है ना, इसमें काफी ज्यादा कॉस्ट आती है। तो ये सबके लिए इजीली अवेलेबल नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि इमोशनल, जैसे मान लो डोनर यूज करना पड़ा तो एक
ना इमोशनल प्रॉब्लम आ जाती है ना कि मेल के साथ मेल डोनर या फीमेल डोनर कोई भी हो, तो एक इमोशनली अटैचमेंट वाली चीज आती है ना कि यार है तो बायोलॉजिकल फादर तो इसका कोई और होगा, बायोलॉजिकल मदर तो कोई और होगी ना। एक ये प्रॉब्लम आती है, नहीं होना चाहिए चीज, लेकिन होता है। सोशल सोसाइटी है ना, सोशल स्टिग्मा टाइप की चीज, मतलब लोग क्या कहेंगे टाइप वाला। रिलीजियस, कुछ जगहों पे ये भी देखा जाता है कि कुछ रिलीजियस फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग इन चीजों को अवॉइड करते हैं कि यूज कर सकें एयरटीज को। नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है ये चीजें। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग देखें तो काफी ज्यादा इन चीजों का लोग यूज कर रहे हैं इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से बचने के लिए। लेकिन एक चीज देखा जाए ना, एडॉप्शन, ये एक बहुत अच्छा तरीका है ना, कि आप किसी ऑर्फन बच्चे को अडॉप्ट कर लें। इस तरीके की टेक्निक्स को यूज करने के अलावा एक बेटर वे क्या है कि किसी ऑर्फन बच्चे को अडॉप्ट किया जाए और उसकी परवरिश बच्ची की जाए। बहुत सारे लोग कर रहे हैं आजकल, है ना। लेकिन इस एडॉप्शन में भी फिर ये फैक्टर आता है इमोशनल, है ना। सपोज करो किसी ने अडॉप्ट कर लिया, आफ्टर एडॉप्टेशन नॉर्मल प्रेगनेंसी हो गई और उसका खुद का बच्चा हो गया, तो क्या अपने बच्चे के आगे आप उस एडॉप्टेड बच्चे को उतना ही प्यार करेंगे, उतना ही अफेक्शन देंगे, उतनी केयर करेंगे या नहीं? ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। एक और चीज आती है क्या, सरोगेट मदर। सरोगेट मदर्स होती क्या है कि किसी वजह से किसी फीमेल का यूटेरस अगर इनकेपेबल है होल्ड करने के लिए प्रेग्नेंट, वो क्या बोलते हैं उसको, जाइगोट को, या फिर किसी वजह से यूटेरस को हिस्टेरेक्टमी हो गई या यूटेरस को निकाल दिया है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन या इंजरी या किसी भी अननोन रीजन की वजह से, उस कंडीशन में फीमेल प्रेगनेंसी तो अचीव कर नहीं सकती है। तो अगर वो चाहती है कि वो बायोलॉजिकल मदर वही रहे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, सरोगेट मदर को यूज कर सकते हैं। कि भाई मेल का स्पर्म लेंगे, फीमेल का एग लेंगे, आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट डेवलप होगा, यानी आईवीएफ टेक्निक यूज करेंगे, जाइगोट डेवलप होगा, उस डेवलप जाइगोट को एम्ब्रियो के स्टेज तक डेवलप करने देंगे, 8 या मोर देन 8 सेल स्टेज तक। उसके बाद इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को किसी सेकेंड फीमेल के यूटेरस में इम्प्लांट किया जाएगा, जिसको बोलते हैं क्या, सरोगेट मदर, है ना। और उस सरोगेट मदर के यूटेरस में वो फीटस नॉर्मली डेवलप होगा नेक्स्ट टिल द गेस्टेशन पीरियड, और उसके बाद आफ्टर बर्थ वो बेबी उसकी बायोलॉजिकल मदर को दे दिया जाएगा। एक्सपेंसिव है, हाईली एक्सपेंसिव है ना, इसमें काफी पैसे खर्च होते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। तो बस यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है हम लोग का यहाँ पे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।